वेलकम दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम विसरने है। असल में ये एक बस कहानी नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी किताब है जिसका नाम लॉकअप है, जहां आपको सिस्टम का वो रूप दिखेगा जो आप और मैं घर बैठे कभी नहीं जान सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश के एक सिटी में होती है, जहां एक लड़का जिसका नाम पांडु है वो अपनी छोटी सी चाय की टपरी चलाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि पांडु तमिलनाडु का रहने वाला है, लेकिन कुछ पैसे कमाने के लिए वो आंध्र प्रदेश में काम करता है। अब इधर सुबह होती है और वो अपनी चाय की दुकान खोलता है। अब उधर कुछ लोग आते हैं जो तमिलनाडु से होते हैं। अपनी तरफ के लोगों को देखकर पांडु काफी खुश हो जाता है और तभी सब आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। लेकिन तभी पांडु की नजर उनमें से एक आदमी पर पड़ती है जिसकी कमर में बंदूक लटक रही होती है। अब बंदूक देखते ही पांडु घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इधर उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहाँ आता है। अब वो बिना किसी वजह के पांडु को बाहर ले जाता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है। इधर ये सब देखकर पांडु को भी गुस्सा आने लगता है। अब वो गुस्से में उस आदमी को मारने लगता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी पांडु के कुछ दोस्त एक ऑटो रिक्शा में वहाँ आ जाते हैं और उसे चिल्लाकर बोलते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाला है। अब ये सुनते ही पांडु बहुत डर जाता है। इधर पुलिस वाला सबको उठाकर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस स्टेशन में बिना किसी पूछताछ के पुलिस उन्हें बहुत बुरी तरह पीटने लगती है। तभी उनमें से एक लड़का कुमार अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो भागता है एक पुलिस वाला आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इधर पांडु और उसका दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार हिलता भी नहीं है। अब उसकी सांसें चल रही होती है पर वो पूरी तरह से बेहोश पड़ा होता है। फिर भी पुलिस वाले तीनों को एक बार फिर से बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम थाने के इंस्पेक्टर विशेश्वर राव को देखते हैं। जैसे ही पांडु का दूसरा दोस्त मनोज और कुमार उसे देखते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी सारी तकलीफें इंस्पेक्टर साहब को बता सकते हैं और शायद उन्हें यहाँ से आजादी मिल जाएगी। लेकिन तभी विशेश्वर राव गुस्से में अपने कांस्टेबल से बोलता है, अब तक तुम लोगों ने इनके कपड़े उतारकर इनको मारा क्यों नहीं है, इनको नंगा करके और मारो। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। इधर एक अमीर आदमी के घर में बड़ी सी चोरी होती है। अब इस केस का पूरा प्रेशर विशेश्वर राव के कंधों पर होता है। जब उसे ये पता चलता है कि चोर तमिलनाडु के हैं, तब वो बिना सोचे समझे और इस केस को जल्दी निपटाने के लिए पांडु, मनोज और कुमार को फंसा देता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी तरह ये तीनों अपना जुर्म कबूल कर ले। अब यही वजह होती है कि पुलिस इन तीनों को रोज पीटती है। इधर उनकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो तीनों तमिलनाडु से हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इधर थाने में तीनों की हालत खराब होती जा रही थी और पांडु भी अंदर से टूट चुका होता है। तभी वो अपने दोस्तों को एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम शांति है। वो उनसे बोलता है, रोज मेरी दुकान के सामने से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम शांति है। वो बड़े लोगों के घर में सफाई का काम करती है। मैं उसको रोज देखता था और कभी कभी वो भी मुझे देख लेती थी, लेकिन हमने आज तक कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। वो आगे बताता है कि एक रात शांति उसकी दुकान पर आती है ताकि वो एक फोन कॉल कर सके, लेकिन तभी पांडु की दुकान में रखे फोन में कुछ खराबी आ जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। अब पांडु उसे चेक करने के लिए शांति के पास आता है और तभी गलती से उसका हाथ शांति के हाथ से टकरा जाता है। इधर शांति को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बिना फोन करे ही वहाँ से अपने घर चली जाती है। इधर पांडु भी एकदम उदास हो जाता है। उसको ये बात पता थी कि उसने ये अनजाने में करा है। अब इधर एक दिन रात के अंधेरे में शांति और पांडु की फिर से मुलाकात होती है। इस बार दोनों अपना नाम बताकर एक दूसरे से बात करते हैं। अब बातों ही बातों में शांति पांडु को अपनी एक बड़ी परेशानी के बारे में बताती है। वो उससे कहती है, मैं जिस घर में काम करती हूँ उसकी मालकिन कुछ रात घर नहीं आती है और तब उसका पति मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है।
अब मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर वो रोते हुए पांडु से कहती है कि मुझे कोई और नौकरी दिला दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब पांडु उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मेरी दुकान यहीं पास में है, तुम वहाँ आ सकती हो और मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूँगा। खैर इधर पांडु ये सब अपने दोस्तों को बता रहा होता है। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि कहीं उसके अरेस्ट के पीछे शांति का हाथ तो नहीं है। खैर अब सुबह हो जाती है और थाने के अंदर अब सिर्फ पांडु, मनोज और कुमार ही नहीं बल्कि अफजल नाम का एक और लड़का भी वहाँ होता है। पुलिस ने उसको पिछली रात ही जेल में बंद करा था। अब पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। इधर अफजल एक मूवी देखकर वापस अपने घर जा रहा था, तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है और उसका नाम पूछता है। अब जैसे ही अफजल अपना नाम उसे बताता है, पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है और उससे बोलता है, अफजल कहीं तुम किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हो? अब ये सुनते ही अफजल एकदम घबरा जाता है और हाथ जोड़कर पुलिस ऑफिसर से कहता है, नहीं सर, मैं तो सिर्फ तमिलनाडु का हूँ और यहाँ मेहनत करके 2 रोटी कमाता हूँ। लेकिन अब तमिलनाडु का नाम सुनते ही पुलिस वाला और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो बिना सोचे समझे अफजल को अरेस्ट करके सीधा पांडु, मनोज और कुमार के साथ जेल में डाल देता है। इधर अफजल की कहानी सुनने के बाद पांडु को यकीन हो जाता है कि इन सबको किसी और के गुनाह के लिए फंसाया जा रहा है। तभी विशेश्वर जेल के अंदर आता है और बिना कोई वार्निंग दिए चारों को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। अब वो चारों को उल्टा लटकाकर मारना शुरू करता है। इधर बहुत देर बेरहमी से मारने के बाद वो उन पर चिल्लाता है और कहता है, भागो अब तीनों किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रुकते हैं पुलिस उन्हें दोबारा बांधकर और भी ज्यादा पीटना शुरू कर देती है। इधर मनोज चीखकर विशेश्वर से कहता है, हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हमें 2 दिन से मार रहे हो, पर किस गुनाह के लिए? आखिर आप हमसे चाहते क्या हो? अब ये सुनते ही विशेश्वर बिना कोई जवाब दिए अपने जूते से उनके मुंह पर एक जोर की लात देता है। इस पे मनोज नीचे गिर जाता है और उसके 2 दांत टूट जाते हैं। अब लेडी कांस्टेबल का फोन गिर जाता है और पांडु मौका देखते ही उसे उठाता है। फिर वो अपने चाय की दुकान के मालिक को कॉल करता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और रोने लगता है। मालिक उससे कहता है, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब अगले दिन वो थाने जाता है और खिड़की से पांडु की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने कुछ करा है तो मान लो ना, क्यों इतना झेल रहे हो? पर पांडु कहता है, हमने कुछ नहीं करा है। अब इतनी ही देर में वहाँ एक तमिल सिपाही आता है और सबकी बात सुन लेता है। वो चारों को खाना खिलाता है और कहता है, अगर तुम लोग अपना गुनाह मान लोगे तो बस 3 महीने की ही सजा होगी और फिर तुमको आजादी मिल जाएगी। तुम लोग इतनी मार क्यों खा रहे हो? लेकिन पांडु, मनोज और अफजल अपनी बात पर टिके रहते हैं। अब ये देखकर सिपाही गुस्से में उन्हें डांटने लगता है। तभी अगले सीन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम मुथुवेल है और ये एक तमिलियन ऑफिसर है। अब मुथुवेल अपनी टीम के साथ एक आदमी को पकड़ने आंध्र प्रदेश आया है। इस आदमी का नाम केके है। इधर दूसरी तरफ विशेश्वर राव अपने सीनियर ऑफिसर से डांट खा रहा होता है। वो उससे बोलता है, ये केस किसी भी तरह बंद करो, समझे? अब ये सुनकर विशेश्वर इस केस को बंद करने का प्लान बनाता है। इधर दूसरी तरफ रात में सिपाही पांडु को एक अलग कमरे में ले जाता है जहां उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। अब उसको इस कमरे में पूरी रात तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्राइम जो उसने करा ही नहीं है मानने को तैयार ही नहीं होता। खैर अब पांडु का मालिक एक वकील के साथ जेल आता है। वहाँ वो पांडु से कहता है, देखो जितनी भी लड़ाई कर लो, पर अगर बचना है तो अपना गुनाह मान लो। पुलिस पर बहुत प्रेशर है, उन्हें हर हाल में एक क्रिमिनल चाहिए। अगर मान लोगे तो सिर्फ 3 महीने ही अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस मुसीबत से हमेशा के लिए निकल जाओगे। पर अगर तुम लोगों ने इन लोगों की बात नहीं मानी तो जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए रेडी रहो। अब पांडु थोड़ी देर सोचता है और फिर फाइनली वो मान जाता है। अब अगले दिन पुलिस इन तीनों को उस घर में ले जाती है जहाँ चोरी हुई थी। अब अपनी जान बचाने के लिए जो पुलिस कहती है ये लोग वही करते हैं।
ये लोग घर के कोने कोने में घूमकर पुलिस को ऐसी कहानी सुनाते हैं जैसे उन्होंने सच में चोरी की हो। ये लोग कहते हैं हमने पहले दरवाजा तोड़ा, फिर हमने लोगों को धमकाया, और उधर विशेश्वर ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि कोर्ट में इनके खिलाफ ये सब प्रूफ को जमा कर सके। दूसरी तरफ मुथुवेल की टीम कोर्ट के बाहर केके को पकड़ लेती है, लेकिन तभी आंध्रा पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है। अब ये देखकर मुथुवेल की मेहनत पर पानी पड़ जाता है और वो तुरंत अपने सीनियर को फोन करके ये सब बताता है। इधर दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर पांडु और उसके दोस्तों को पेश करा जाता है। अब जज उनसे सीधा पूछता है, क्या तुम लोगों ने ही ये चोरी की है? अब ये चारों दोस्त तमिल में अपना गुनाह मान लेते हैं, पर जज को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके चलते जज कोर्ट में मौजूद लोगों से पूछता है, क्या यह कोई तमिल समझता है? इस पर एक कोर्ट का अधिकारी उठकर जज को बताता है कि तमिलनाडु पुलिस के कुछ ऑफिसर्स वहां आए हैं जो तमिल समझ सकते हैं। अब जज तुरंत मुथुवेल को वहां बुलाता है। अब वो कोर्ट में आता है। वहां आते ही उसे एहसास हो जाता है कि चारों के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो सोचता है कि सिर्फ तमिलियन होने की वजह से इन बेचारों के साथ इतना बुरा हो रहा है। मुथुवेल चुप नहीं रहता और वो जज को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे विशेश्वर ने बिना वजह के इनको टॉर्चर किया और कैसे इनसे उसने जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया। अब ये सुनकर जज विशेश्वर पर एकदम भड़क जाता है। जज इन चारों को छोड़ देता है, जिसके चलते विशेश्वर का चेहरा देखने लायक होता है। इधर चारों बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। अब कोर्ट से बाहर आने के बाद पांडु का मालिक उसे कुछ पैसे देता है, जिससे वो अपने घर वापस खुशी खुशी जा सके। खैर अब रास्ते में इन चारों की मुलाकात मुथुवेल से होती है। ये चारों उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तभी मुथुवेल कहता है, अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो आगे कहता है, काम ये है कि मुझे केके नाम के एक मुजरिम को यहाँ से भगाकर तमिलनाडु ले जाना है। इधर ये चारों मुथुवेल का एहसान चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके चलते ये लोग जैसे तैसे केके को पकड़ लेते हैं और तमिलनाडु के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में कुमार का घर आता है तो उसको ये लोग वहीं ड्रॉप कर देते हैं। खैर अब सुबह होते ही ये लोग तमिलनाडु जाकर केके को मुथुवेल के हवाले कर देते हैं। अब वो केके को एक अनजान जगह ले जाता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि केके कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश का एक बड़ा ऑडिटर है। इतना ही नहीं, उसके कनेक्शन में बड़े बड़े व्यापारी और नेता है। केके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल भी खेलता है। असल में बात ये थी कि चुनाव करीब आने वाले थे, जिसके चलते केके को पकड़ने की साजिश रची गई थी। अब ये लोग चाहते थे कि केके अपोजिशन के नेता के सारे राज खोले, लेकिन केके ऐसे ही मुंह खोलने वालों में से नहीं था। अब इधर कुछ सिपाही उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। उधर पांडु और उसके दोस्त भी होते हैं और अब ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपने टॉर्चर वाले दिन याद आने लगते हैं। अब पांडु केके की हालत देख नहीं पाता। उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसके साथ भी यही सब हुआ था। अब वो केके की हेल्प करने के लिए अपना फोन निकालकर तुरंत उसको दे देता है। इधर केके तुरंत अपने एक पुराने फ्रेंड को कॉल करता है। अब उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि मुथुवेल और उसका सीनियर उसके साथ एक डबल गेम खेल रहे हैं। असल में सब लोग केके को छोड़ने के बजाय उसका काम तमाम करने का प्लान बना रहे हैं। इधर ये सुनकर केके के होश उड़ जाते हैं। खैर अब दूसरी तरफ पुलिस वाले केके की मौत को एक एक्सीडेंट दिखाने का पूरा प्लान बना रहे होते हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर केके के पास आता है और केके की पिटाई शुरू कर देता है। वो मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके चलते केके बेहोश हो जाता है। खैर इधर थोड़ी देर बाद मुथुवेल वहाँ आता है। उसे केके की ये हालत देखकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। अब वो तुरंत केके को हॉस्पिटल ले जाने की सोचता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रोक देता है। इधर दोनों के बीच तेज बहस होती है, लेकिन अब केके की सांसें रुक चुकी होती है और वो मर जाता है। तभी मुथुवेल को एक सीनियर ऑफिसर कॉल पे कहता है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। मेरे आदमी आ रहे हैं,
वो इस मौत को आत्महत्या दिखाएंगे। और अब वही होता है। इधर कुछ लोग थाने में आते हैं और केके की लाश को उठाते हैं। इसके बाद वो लोग उसे उसके घर ले जाकर पंखे से लटका देते हैं और इसी तरह पूरा सीन एक आत्महत्या जैसा दिखाई देता है। अब थोड़ी देर बाद थाने में सभी ऑफिसर्स आते हैं। इधर सब अपना अपना रोल देख रहे होते हैं कि मीडिया के सामने उन लोगों को कैसे इसको आत्महत्या बताना है। लेकिन मुथुवेल को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर बड़े ऑफिसर्स के सामने उसकी एक नहीं चलती है, पर वो इस पूरे खेल के खिलाफ होता है। अब उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा होता है, लेकिन वो मजबूर भी होता है। खैर, अब स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर टॉयलेट जाने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उसकी नजर 3 लड़कों पर पड़ती है जो वहाँ सफाई कर रहे होते हैं। अब उन्हें देखते ही उसका दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में उन्हें वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि कहीं इन लड़कों ने कुछ सुन तो नहीं लिया है। अब ये पुलिस वाला बाकियों को जाकर इसके बारे में बताता है और सबको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है कि ये लोग उन लड़कों को किसी दूसरे केस में फंसा दे और एक फेक एनकाउंटर में निपटा दे, क्योंकि अगर ऐसा इन लोगों ने नहीं करा तो ये उनके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अब इधर मुथुवेल को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तभी डीसीपी उसे समझाता है और कहता है, समझ लो अगर ये केस हाई प्रोफाइल बना तो सीबीआई इंक्वायरी होगी और जैसे ही सीबीआई को पता चलेगा कि केके की मौत तुम्हारे थाने में हुई है, वो तुम्हें सीधा जेल भेज देंगे। इसलिए अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इसके चलते मुथुवेल अंदर ही अंदर मजबूर हो जाता है और वो चुप हो जाता है। खैर, तभी एक सिपाही उन तीनों लड़कों से कहता है, तुम्हें अभी बड़े साहब के घर की सफाई करनी है, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। अब इतना सुनते ही पांडु को लगता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर भी वो मुथुवेल पर विश्वास करता है और चुपचाप बड़े साहब के घर की सफाई करने के लिए निकल जाते हैं। अब काफी घंटों के सफर के बाद पुलिस उन्हें एक सुनसान जगह पर ले आती है। अब वहाँ एक बंद कमरे में उनके सामान बिखरे होते हैं। अब इन सबके मन में डर बढ़ने लगता है, लेकिन अफजल अपने दोस्तों को समझाता है और कहता है, तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। मुथुवेल सर एक ईमानदार ऑफिसर है और वो हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। इधर अफजल उन्हें एक जगह खड़ा होने के लिए कहता है और खुद मुथुवेल जो वहीं मौजूद रहता है उससे बात करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन तभी एक जोर की गोली चलने की आवाज आती है और ये गोली सीधा अफजल के सीने पर लगती है। अब इसके चलते अफजल वहाँ जमीन पर गिर जाता है। इधर गोली की आवाज सुनते ही मुथुवेल तुरंत अंदर आता है। अब वो गुस्से में एक सिपाही को डांटने लगता है और उससे कहता है, तुमने गोली क्यों चलाई? अब सिपाही बिना किसी शर्म के उसे कहता है, सर मैं क्या करता, ये भागने की कोशिश कर रहा था। इधर पांडु और मनोज तुरंत बाहर आते हैं। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लोग अफजल को पकड़कर बहुत रोने लगते हैं। फिर वो मुथुवेल से हाथ जोड़कर बोलते हैं, सर ये अभी भी बच सकता है, इसकी सांसें चल रही है, प्लीज इसे हॉस्पिटल ले चलिए। लेकिन मुथुवेल एकदम बेपरवाह बना खड़ा रहता है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब एक सिपाही आगे आता है और पांडु के हाथों में हथकड़ी डालने लगता है। अब पांडु और मनोज को पूरा यकीन हो जाता है कि ये लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर जो हाल अफजल का हुआ है वही इनका भी होने वाला है, इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि मौका मिलते ही दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। अब अपने प्लान के चलते पांडु और मनोज मौका देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। इधर पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन दोनों अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान पुलिस जैसे तैसे मनोज को पकड़ लेती है और उसे गोली मार देती है। इधर मौका देखते ही पांडु किसी तरह मुथुवेल से उसकी बंदूक छीन लेता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। अब मुथुवेल शांत होने की कोशिश करता है और पांडु को समझाते हुए कहता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम बस सरेंडर कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ से गोलियां चलती है, जिसमें से एक गोली सीधा पांडु को लगती है और दूसरी गोली मुथुवेल को, और ये गोली उसके अपने आदमी ने ही चलाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुथुवेल डीएसपी के खिलाफ कोर्ट में जाने वाला था, इसलिए उसका काम तमाम कर दिया जाता है। अब इन चारों में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता है, जिसका नाम कुमार है
अब रियलिटी में कुमार आगे चलकर एक बड़ा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाता है। उसने बहुत बुक्स लिखी और उनमें से ही एक बुक थी लॉकअप, जिस पर ये कहानी बनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।